आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप सभी को कहते हैं यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल लाइक द आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा। कि भाई आप बहुत सारे मटेरियल का आपने पहले यहाँ पे नाम भी सुन रखा होगा, जैसे कि आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तो गाइज यहाँ पे आपको टेबल दी गई है 4.1, तो कुछ मटेरियल आपके यहाँ पे भी गिवन है, आप उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आपका आयरन हो गया, कोल हो गया, सल्फर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद कहते हैं कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। तो क्या आप इनमें से उस मटेरियल का नाम यहाँ पे बता सकते हो गाइज जो आपका मेटल है। तो मेटल यार आपका यहाँ पे आयरन हो गया, फिर एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। तो गाइज ये जो सारे हैं ये आपके मेटल हैं और बाकी आपके यहाँ पे नॉन मेटल है। फिर कहते हैं द रेस्ट ऑफ मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि भाई आप मेटल और नॉन मेटल को यहाँ पे एक दूसरे से अलग कैसे कर सकते हो, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है। फिर कहते हैं रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी। कि भाई जो आपका लस्टर यानी कि चमक होती है और हार्डनेस यानी कि कितना वो मजबूत है, ये दोनों आपके यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, इसी के साथ बारी आती है अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपको बताएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की, ठीक है। उसके साथ हम फिर आगे कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे कहता है हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, a shovel and axe? Do you find a change in the shape of this article on beating? Would you expect a similar change if we try to beat a piece of coal? अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आपने बहुत बार लोहार को देखा होगा लोहे को पीटते हुए। जब वो लोहे को वहाँ पे पीटता है तो उसकी क्या जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई क्या जो आपका कोयला होता है यानी कि कोल होता है, अगर आप उसके ऊपर हथौड़ा वगैरह या कुछ भी यहाँ पे मारोगे तो क्या उसकी शेप यहाँ पे चेंज होगी या फिर नहीं होगी। आपको पता है जो आपका कोयला है गाइज वो कंप्लीटली टूट जाएगा और छोटे छोटे उसकी ऐसे यहाँ पे पार्टिकल्स बन जाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है एक्टिविटी 4.1 के अंदर कुछ और बातें और कहता है टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोयल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। कि भाई आप एक काम करो, एक छोटा सा यहाँ पे लोहे की नेल लो, साथ में गाइज किसी कोयले का पीस ले लो, साथ में गाइज आप जो एल्यूमिनियम है उसकी थोड़ी मोटी वायर लो और साथ में जो आपकी पेंसिल का जो लेड होता है गाइज वो भी ले लो। फिर कहते हैं बीट द आयरन नेल विद अ हैमर बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट यूर सेल्फ इन दिस प्रोसेस। फिर आप क्या करो, जो आपने लोहे की ये नेल ली है गाइज यानी कि आपकी जो कील वगैरह होती है वो, उसके ऊपर आप पीटो भाई हैमर से और देखो कि आपको क्या चेंज वहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो आपका हाथ है वो ना लग पाए, कभी आपके हाथ को भी चोट लग जाए, ठीक है। फिर कहते हैं ट्राई टू हिट द हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, then repeat the same kind of treatment on the coil piece and the pencil lead. Record your observation in the table 4.2। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कहते हैं कि भाई जो आपकी ऐसे ये लोहे की कील थी, आपने इनको भी यहाँ पे पीटा हथौड़े के साथ में जो आपकी एल्यूमिनियम की वायर थी उसको भी पीटा। उसके बाद फिर आप कोयल और जो आपके पेंसिल की लेड होती है यानी कि आपके जो पेंसिल का आप डक भी बोलते हो, कुछ ऐसा होता है ना आगे का हिस्सा इस वाले को, इसको पीटा तो आपको क्या चेंज गाइज यहाँ पे देखने को मिला। जबकि जो आपका आयरन था वो टूटेगा नहीं, वो आपका यहाँ पे फैल जाएगा। जो आपका यहाँ पे कोयल था वो टूट के उसकी बिल्कुल यहाँ पे चूना बन जाएगा, यानी कि कुछ आपकी मिट्टी जैसे पार्टिकल यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। फिर जो भी गाइज आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आती है उसको आप राइट डाउन कर दो अपने इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स उसी के साथ यार अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे कहता है यू शो दैट दिस शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, इफ दे वर बीटन हार्डन देन दिस कुड बी चेंज इनटू द शीट। अब दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि जब आपने लोहे की जो आपकी नेल थी उसकी पिटाई की आपने अपने हैमर यानी हथौड़े के साथ में, तो उसकी शेप यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। अगर आप उसको और ज़ोर से वहाँ पे पीटोगे तो गाइज क्या होगा भाई, वो आपकी शीट की जितनी पतली भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। फिर बताता है यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट्स। और आप गाइज यहाँ पे फैमिलियर भी होगी कि भाई जो आपकी मिठाइयाँ आती हैं दुकान पर आपने देखा होगा उसके ऊपर आपकी चांदी का मतलब कि छोटी सी परत चढ़ाई जाती है बहुत बार, है ना।
यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। और आप गाइज इससे भी फैमिलियर हो गए कि भाई जो आपको पता है ना, जब आपकी मम्मी आपका फूड पैक करती है टिफ़िन के अंदर, तो वहाँ पे आपका एक एल्यूमिनियम की रैपिंग होती है, यानी कि एक पतली सी शीट होती है आपकी सिल्वर कलर की। तो गाइज वो आपकी एल्यूमिनियम की शीट होती है और वो इतनी पतली यहाँ पे बना दी जाती है, ठीक है। फिर कहते हैं दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड द मेलेबल मेलेबिलिटी। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपकी मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको पीट पीट के उसकी बिल्कुल पतली चादर यानी कि शीट बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी, ठीक है। फिर कहते हैं दिस इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और ये गाइज क्या है? आपके मेटल की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पे रहती है। फिर कहते हैं यू must have noticed material like the coil and pencil that do not show this property can we call these metals। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपने इस बात को भी यहाँ पे देखा कि भाई जो आपका कोयला था और जो आपकी पेंसिल का डग था, आपने जब उनको भी ऐसे पीटा तो उनकी तो आपकी ऐसे पतली पतली शीटें नहीं बनी, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो भी आपके मेटल हैं? तो जी नहीं, हम नहीं कह सकते। तो इस वजह से गाइज हम कह सकते हैं कि भाई जो चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी शो करती हैं मेलेबिलिटी की, वो आपके मेटल हैं, और जो शो नहीं करते गाइज वो आपके क्या हो गए? यहाँ पे नॉन मेटल हो गई, ठीक है। फिर कहते हैं कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पेन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। क्या गाइज ऐसा हो सकता है कि भाई आपने गैस के ऊपर या कभी किसी चूल्हे के ऊपर मतलब कि कोई पैन रखा हो, उसका यार जैसे आपका पैन कुछ ऐसा होता है, उसका हैंडल होता है ऐसे, यहाँ पे लकड़ी होती है या फिर प्लास्टिक होती है। तो गाइज मानो इस स्टैंड पे आपकी ना तो लकड़ी है ना प्लास्टिक है, आपका पैन जो है बिल्कुल यहाँ पे ऐसे है, मतलब कि बगैर किसी वुड और प्लास्टिक के, और नीचे से आग भी जली हुई थी, यानी कि आपका ये बहुत गर्म हो चुका है। तो क्या आप इसको उठा सकते हो मतलब कि बगैर आपका हाथ जले हुए? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। फिर बताते हैं आपको आगे, try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things। अब दोस्तों यहाँ पे बताते हैं, ऐसे आप कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हो, जैसे कि आपके कुकर का हैंडल हो गया। भाई जब आप उनको उठाते हो तो गाइज आपका हाथ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक या फिर आपकी लकड़ी लगी हुई होती है। On the basis of this experience, what you can say about the conduction of heat by the wood and the plastic। तो गाइज इस बेसिस पे आप क्या कह सकते हो कि भाई जो आपका मेटल होता है उसके कंपैरेटिव में जो आपकी प्लास्टिक जैसे हमने ली, या फिर आपको जो लकड़ी की बात हमने की, तो इनके बीच में आपकी हीट को लेके क्या डिफरेंस यहाँ पे रहता है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, वट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई। और आपने देखा होगा कि भाई जो आपके बिजली वाला यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रीशियन घर पे आता है कभी किसी काम के लिए, तो जो उसका यहाँ पे पेचकस होता है गाइज, वो भी पीछे से आपका कैसा होता है? या तो कांच का होता है या फिर वो होता है आपकी प्लास्टिक का। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चलो गाइज अब आपको बताते हैं हम हमारी एक्टिविटी 4.2 के बारे में, जो भी कुछ बातें हम आपको बताते हैं साथ के साथ आप उसको सोचा करो अपने माइंड में जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहते हैं रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ कुछ ऐसा, और फिर देखो कि वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। You might have performed the activity with the various objects in the class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3. Observe and group these material into the good conductor and the poor conductor। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आप एक काम करो, आपने जो आपकी 6th क्लास में एक एक्टिविटी की थी उसे दोबारा करके यहाँ पे देखो। वो कुछ आपकी ऐसी थी कि भाई आपने सेल लगा दिया, सेल से बल्ब को अटैच कर दिया, फिर एक वायर यहाँ से ले आए, एक यहाँ से ले आए। तो यहाँ पे आपको मेटल रखना है, आपने मेटल भी रखना है, यानी कि जो जो आपकी चीज़ें 4.3 टेबल के अंदर गिवन थी पीछे, उन सभी को यहाँ पे एक बार लगा के देखना है, और देखना है कि भाई कौन से में आपका बल्ब अच्छे से ग्लो करता है, किस में अच्छे से ग्लो नहीं करता है, किस में क्या चीज़ आपका ये बल्ब शो करता है, ठीक है। फिर गाइज उसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे आती है उसको यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। फिर बताता है यू ऑब्जर्व दैट द आयरन रोड नेल एंड द कॉपर वायर आर द गुड कंडक्टर। तो आप पाएंगे कि भाई जो आपकी आयरन की रोड है, नेल है, जो कॉपर है आपका, ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी के। वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड द कोयल पीस आर द पुअर कंडक्टर। जबकि जो आपका सल्फर का पीस है और कोयल का पीस है वो आपकी पुअर कंडक्टर है। तो यहाँ पे गाइज पहेली कहती है ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो
that metals are the good conductor of heat and electricity. We learnt this in the class 6th। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई इस एक्टिविटी से हमें ये बात सीखने को मिलती है। अब देखो इस बात को यहाँ पे पहले भी समझ चुकी है और वो भी कहती है कि भाई जो आपके मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि गाइस जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। फिर कहती है वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड द कॉपर वायर्स, हैव यू सीन वायर ऑफ द कोयल, डेफिनेटली नोट। अब यहाँ पे कहती है कि आपने अपने घर पे जो तारे होंगी, वायर्स होंगी, वो देखी होंगी भैया तो आपकी एल्यूमिनियम की होती है या फिर कॉपर की होती है। क्या कभी आपने कोयल की वायर देखी है? डेफिनेटली नहीं देखी होगी, ठीक है। फिर कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपके मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है ना, हम उसको खींच के उसकी लंबी लंबी तारे बना सकती हैं। तो गाइज उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोयल ऑन द फ्लोर? इफ़ नोट यू कैन ट्राई इट नाउ। दोस्तों आप सभी को यहाँ पे बोलते हैं कि भाई क्या कभी आपने इस बात को नोटिस किया है? अब मानो कभी आपसे कोई सिक्का गिर गया हो आपके मेटल का, या फिर आपके हाथ से कभी कोयला गिर गया हो, तो भाई इन दोनों की साउंड एक जैसी आती है या फिर जो उनकी साउंड आती है उसमें भी यहाँ पे डिफरेंस होता है। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स, कैन यू गिव अ रीज़न? अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आपने मंदिरों में आपकी लकड़ी की घंटी देखी होगी, क्या आप बता सकते हैं वो वहाँ पे क्यों होती है? द थिंग्स मेड द मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई आपने कभी मंदिरों के अंदर भाई लकड़ी की घंटी तो नहीं देखी होगी, आपने जब भी देखी है भाई मेटल की होती है, क्योंकि जो आपकी मेटल की घंटी होती है वो ज़्यादा साउंड कर पाती है और आपकी लकड़ी की उतनी साउंड वहाँ पे नहीं करेगी। फिर बताते हैं सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ द मेटल। अब मानो आपके पास कोई दो डब्बे हैं, एक डब्बा तो आपका यहाँ पे लकड़ी से बना हुआ है और एक आपका मेटल से बना हुआ है। फिर कहते हैं कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। और आप अपनी आंखें बंद कर लो और दोनों बॉक्स से अपने हाथों को टकराओ, तो क्या आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा आपका मेटल का है कौन सा वुड का है? तो जी हाँ, आप इजीली बता सकते हो। फिर बताता है सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड देन आर सेड टू बी दी सोनरस। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपका मेटल होते हैं गाइज वो आपकी रिंगिंग साउंड को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उनको यहाँ पे सोनरस भी बोलते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो आपके सोनरस यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। फिर बताते हैं दी मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस। उसके बाद बोलते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग दी अबोव एक्टिविटीज़ वी कैन शे दैट दी सम मटेरियल्स आर दी हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब दोस्तों ऊपर तक हमने जो भी अभी तक स्टडी किया है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई कुछ आपके मेटल्स ऐसे आपके मटेरियल्स होते हैं जो कि भाई हार्ड होते हैं यानी कि आपके कठोर होते हैं, लस्ट्रस होते हैं यानी कि चमकदार होते हैं, वो आपके मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड द मेटल्स। अब यहाँ पे दोस्तों कहते हैं कि भाई जो जो चीज़ों के अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती हैं तकरीबन वो आपके मेटल होते हैं, ठीक है। फिर बताते हैं द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर द आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। फिर आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताते हैं कि भाई ये सारे आपके मेटल हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। फिर कहते हैं इन कॉन्ट्रास्ट मेटल्स लाइक द कोयल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। यहाँ पे बताते हैं कि भाई कुछ जो आपके ऐसे यहाँ पे और इनके बेस में आपको कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि आपके ऐसी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, जैसे कि आपका कोयल, सल्फर हो गया, ये आपके बहुत सॉफ्ट होती हैं दिखने में भी और वैसे भी, ठीक है। फिर बताता है दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर व्हेन आर नॉट सोनरस एंड आर नॉट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड दी नॉन मेटल्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई अगर इनको हम हैमर से मारने की कोशिश करेंगे तो ये आपके टूट के बिल्कुल चूरा बन जाते हैं, ये आपके पुअर कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, तो इन सभी को गाइस हम यहाँ पे नॉन मेटल बोलते हैं। फिर बताता है
द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर द सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा, कि भाई ये सारे आपके नॉन मेटल के यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद कहते हैं मेटल्स लाइक द सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, दीज आर द एक्सेप्शन। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आपको बताता है और कहते हैं कि भाई कुछ मेटल्स आपके ऐसे होते हैं जैसे कि आपका सोडियम हो गया और पोटाशियम हो गया, जिनको हम आपके चाकू की हेल्प से काट भी सकते हैं, यानी कि वो आपके इतने सॉफ्ट होते हैं। और एक आपकी मरकरी ऐसा अकेला मेटल है जो कि गाइज आपका लिक्विड फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है आपके रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो गाइज ये कुछ बातें आपको यहाँ पे बताना चाहता था। इसके साथ चलो यार अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमें बताएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल, ठीक है। तो अब बारी आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करनी। तो माय फ्रेंड्स चलो हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गाइज कुछ नहीं, आपको बस यही बातें कुछ बताना चाहते हैं कि भाई जो आपके लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, इसके बारे में तो आप सभी लोग यहाँ पे जानते ही होंगे। इस चीज़ को आपने स्टडी किया था अपनी क्लास 7th के अंदर भी। एक एक्टिविटी हमने की थी कि भाई जो आपका मैग्नीशियम का रिबन है हमने उसको एयर के अंदर यहाँ पे जलाने की कोशिश की थी, ठीक है। फिर बाद में आपकी ऑक्साइड वगैरह यहाँ पे बन गई थी। तो वही कुछ यहाँ पे आपको अगेन सिकाइज करके देखनी है। आपको आयरन प्लस में ऑक्सीजन कर देना है, फिर वाटर करना है, फिर आपको जो कुछ मिलता है उसको यहाँ पे राइट डाउन करना है, क्वेश्चन मार्क कीजिएंगे, ठीक है। ये आपका गाइज एक होम असाइनमेंट है। उसके बाद कहते हैं आपको जो मैग्नीशियम हो गया आपका, उसके साथ में गाइज आपको यहाँ पे ऑक्सीजन मिलानी है। उसके बाद आपको क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है उसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिएंगे, राइट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं हमारी एक्टिविटी 4.3 को। तो यहाँ पे कहते हैं लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो चलो यार चेक करते हैं कि भाई किस तरीके का हमें जंग गाइज यहाँ पे देखने को मिलता है जब हमारी रिएक्शन हुई हमारे आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर के बीच में। तो कहता है कोलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो आप एक काम करो, उस जंग को वहाँ से उठाओ, मतलब कि जो हमारी आयरन की बोतल है जिसके ऊपर जंग आपका लगा है उस जंग को वहाँ से हटाओ और एक चम्मच आप उस जंग का भर लो और फिर क्या करो उसको थोड़े से पानी के अंदर डाल दो। फिर कहते हैं यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर। तो आप पाओगे कि भाई जो आपका यहाँ पे ये रस्ट है ये आपका यानी कि जो आपका जंग है वो आपका पानी के ऊपर तैर रहा है। फिर बताता है उसके बाद आपको द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, शेक द सस्पेंशन वेल, टेस्ट द सॉल्यूशन विद द रेड ब्लू लिथमस पेपर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। फिर आपको कहते हैं कि भाई आपका जो वो था ना, मतलब कि जंग था वो आपका शुरू में तो ट्यूब के अंदर ऐसे ही गिरा रहेगा, उसके बाद आप ट्यूब को अच्छे से यहाँ पे हिलाओ तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा आपके पूरे वाटर के अंदर। फिर आप एक रेड और ब्लू लिथमस पेपर लो, उसकी हेल्प से देखो कि भाई ये आपका एसिडिक नेचर आपको शो करता है या फिर बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। क्या जो आपका कॉपर होता है गाइज उसके ऊपर भी यहाँ पे जंग लगता है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल्स। मैंने देखा बहुत बार जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपका कुछ जम जाता है आपके कॉपर के ऊपर। When a copper vessel is exposed to moist air for a long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide. अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर आपके कॉपर को हम बहुत लंबे टाइम तक आपकी मॉइस्ट में छोड़ दें यानी कि नमी वाले एरिया में छोड़ दें तो उसके ऊपर भी आपका ग्रीन ग्रीन कलर की यहाँ पे कोटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं गाइज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। तो गाइज जो वहाँ पे आपकी रिएक्शन होती है वो आपको यहाँ पे गिवन है कि भाई आपका कॉपर होता है, फिर H2O यानी कि आपका पानी आ जाता है, फिर CO2 भी होती है, वहाँ पे आपकी O2 भी होती है। तो गाइज हमें यहाँ पे क्या मिलता है, आपका यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलती है और हमें मिलता है आपका कॉपर कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें गाइज हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर बताता है नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो अब आप याद करो आपकी उस वाली एक्टिविटी को जब हमने आपकी मैग्नीशियम के रिबन को गाइस यहाँ पे जलाया था। द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व्ड इन द वाटर एंड टेस्ट इट फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो जो यार गाइस वहाँ पे हमने अपनी राख मिली थी तो आप उसको भी चेक करो पानी के अंदर मिला के कि भाई आपको एसिडिक नेचर शो करती है या फिर बेसिक नेचर शो करती है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू असरटेन दिस। आपका जो सॉल्यूशन गाइस बाद में बना वो एसिडिक है या बेसिक है
तो आप कैसे इस बात को सर्टेन करेंगे सॉरी। फिर कहते हैं यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिथमस टर्न्स ब्लू सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपका रेड लिथमस होगा गाइज वो यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ से कि भाई ये आपका कौन सा नेचर शो करता है, आपको बेसिक नेचर शो करता है। फिर कहते हैं इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगर आपको जनरल में हम बताएं तो जो आपके मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो आपकी बेसिक होती हैं अपने नेचर के अंदर। फिर कहते हैं लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो चलो यार अब ऑब्जर्व करते हैं हम नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। बाकी माय फ्रेंड्स इस वाले रिएक्शन को हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे चेक करेंगे। आज के इस पार्ट को गाइज हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो भाई इसको लाइक जरूर करना और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी अपना घर बैठे बैठे स्टडी कर पाए। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय।